Hello, how are you, my dear students? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself, Tosif sir. Today, we are going to discuss the unit number 9, Force and Laws of Motion. The subtopic name is the second law of motion. As you know, students, in our previous lecture, we have discussed about the first law of motion. First law, in which the Newton state that if an object is in a state of rest or in motion, then without applying any unbalanced forces, it remain in a state of rest or in a state of motion. Okay? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज दूसरा लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. So actually, before going to understand the second law of motion, let me tell you one simple example to understand this law of motion. Student, can you try at any time that एक पत्थर आपने लिया और उस पत्थर को उठा के, छोटा सा है कंकड़ जैसा, आपके फ्रेंड्स को हैरान करने के लिए आपने एक मारा पत्थर उनको, ठीक है. और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जो आप पिक्चरों के अंदर देखते हो कि जिसमें आपने जितना पत्थर लिया उतने ही साइज की जो बुलेट होती है उसको जब बंदूक में से छोड़ा जाए तो इंसान को मार देती है. पहले केस में मैंने ऐसा कहा कि आप दोस्त के साथ अगर खेल रहे हो तो उसमें आप सिर्फ हैरान करते हो दोस्त को, उससे कुछ उसको असर नहीं होती, थोड़ा लगता है, थोड़ा दुखता है, दैट्स इट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ जस्ट हल्की सी एक मजाक करने के लिए. लेकिन दूसरे सेक्शन के अंदर जब गोली छूटती है बंदूक में से तो इंसान को मार के आर पार निकल जाती है, ठीक है. सो थ्रू आवर बॉडी इज अ कंडक्टर. हमारी बॉडी जो है वो कंडक्टर है. लेकिन ये जो दोनों में फर्क है, ये दो केसेस में जो फर्क है कि एक के अंदर आपने हाथ से किसी पत्थर को मारा, पत्थर उठा के दूसरे को मारा तो उसको इतना ज्यादा असर नहीं पहुंचा, मतलब इतना ज्यादा उसको लगा नहीं, उसके असर इतने ज्यादा सीवियर नहीं हुए. लेकिन उतने ही साइज की अगर आपके पास बुलेट है और बुलेट को आपने बंदूक में से छोड़ा तो बुलेट जो है अपनी मैक्सिमम स्पीड से सामने वाले के शरीर के आर पार हो जाएगी. सो होगा क्या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम? तो मोमेंटम का मतलब ये है कि कोई भी वजन वाला सब्सटेंस जो है वो अगर उसके मॉडरेट वेट के साथ उसे जोड़ा जाए तो अल्टीमेट जो है हमें just a second, wait just a second student. मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट है, जो हमने दो केस में देखा कि एक में हमने पत्थर लिया था और दूसरे में हमने बुलेट ली थी, ठीक है. सो पत्थर और बुलेट में फर्क क्या है? अगर हमने ऐसा कंसिडर किया कि भाई 100 ग्राम की बुलेट है और उतने ही वेट का वो पत्थर था, ठीक है, दोनों का वेट या तो कह सकते हो कि मास जो है वो सेम था. अब फर्क कहाँ पे आता है? एक पत्थर आपने हाथ में उठा के लेके दे मारा उसको और दूसरी साइड से अगर बुलेट जो है वो चलाएगी तो दोनों में असर जो है वो अलग अलग होती है. अब ये असर किसकी वजह से अलग होती है? आपने मास तो सेम लिया दोनों का, लेकिन आपने जिस वेलोसिटी से उसको मारा ना उसके लिए उसमें फर्क पड़ा. किस तरीके से, आइए देखते हैं. एक क्वांटिटी है कि जो इन दोनों के बीच का रिलेशन डिफाइन करती है, उसे कहा जाता है मोमेंटम.
मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट है, यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हो तब आपको जो मिलेगा उसे कहा जाएगा मोमेंटम p। सो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p एंड द वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज डिपेंड अपॉन द मास एंड द वेलोसिटी। थ्रू it is directly proportional to each other. If you increase the mass, then the momentum is also increases, and if you increase the velocity, then the momentum is also increases. तो आपको जो इफेक्ट में बदलाव देखने को मिलता है कि हाथ से पत्थर दूसरे को मारो और बुलेट बंदूक में से मारो, तो उन दोनों में फर्क क्या होता है? मोमेंटम का। दोनों का मास सेम, लेकिन दोनों की वजह से जो असर पैदा होती है वो अलग। एक सिर्फ चोट पहुंचाता है, दूसरा आदमी को मार भी सकता है, यानी कि बुलेट की बात कर रहा हूं। सो द डिफरेंस इज बिटवीन द वेलोसिटी। सो दिस इज द फेनोमेना ऑफ मोमेंटम। अब जैसा कि यूनिट हम डिफाइन करते हैं, जब भी कोई क्वांटिटी को एक बार लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे मास की यूनिट को। तो मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो अभी मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, सो कोई मोमेंटम का यूनिट अगर आपको पूछे तो वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम के अंदर मास भी आता है और वेलोसिटी भी आती है। एज वी नो दैट मास डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन बट द वेलोसिटी इज। सो momentum is a vector quantity which require both magnitude as well as direction. मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कि जिसको दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इट होल्ड्स द वेलोसिटी। इसके अंदर क्या है? वेलोसिटी, विच इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। kg मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जिस दिशा के अंदर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसी दिशा के अंदर मोमेंटम जो है वो होगा। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है तो एज वी नो वी रिक्वायर्ड अ फोर्स। तो अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना है तो उसके लिए फोर्स रिक्वायर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना है, सो वी रिक्वायर्ड अ फोर्स। सो फोर्स इज अल्टीमेटली कॉज फॉर द चेंज इन वेलोसिटी। दिस वाज द इफेक्ट दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन अवर वेरी फर्स्ट लेक्चर। इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंदर हमने पढ़ लिया था कि फोर्स की इफेक्ट क्या क्या आ सकती है। Now let us understand the statement which was given by the Newton as the second law of motion. What the statement of the second law of motion is stating? That the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force and takes place in the direction of force. कुछ समझ में आया? नहीं ना? चलिए समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो मोमेंटम के चेंज होने का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी बाहर जो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया गया है उसके हिसाब से ही मोमेंटम का रेट चेंज हो, और उसी दिशा में मोमेंटम रहेगा जिस दिशा में फोर्स लग रहा है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ आवर बुक सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So, as we know student, the first law of motion indicates that when the unbalanced external force act, यानी कि कोई भी चीज के ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स जो है लगता है, its velocity changes, उसकी वेलोसिटी जो है वो बदलती है। That is, the object gets an acceleration, यानी कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। So ultimately we can called it as a acceleration. We would now like to study how the acceleration of an object depend on the force applied to it and how we measure a force. अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से
एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसके ऊपर लगाया जाए, और कैसे हम उस फोर्स को मेजर कर सकते हैं। So for that purpose, let us recount some of the observation from our everyday life. During the game of table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. अगर टेबल टेनिस की गेम के अंदर जो है प्लेयर बॉल को हिट करे तो उसको हर्ट नहीं करता. On the other hand, when a fast moving cricket ball hits a spectator, it may hurt him. So ultimately what I am trying to tell student कि अगर टेनिस का बॉल किसी को भी लग जाए, प्लेयर को या तो स्पेक्टेटर को, तो उसको हर्ट नहीं करता. बट अगर क्रिकेट का बॉल जो है वो स्पेक्टेटर को हिट कर जाए तो वो उसे चोट पहुंचा सकता है. दूसरा एग्जाम्पल, अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पैक्ड अलोंग अ रोड साइड. यानी कि ट्रक जब भी रेस्ट के ऊपर खड़ा है तब हमें उसके ऊपर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ डैमेज नहीं पहुंचा सकता. बट अ मूविंग ट्रक इवन एट अ स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड में किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ. लेकिन सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से जाने वाला ट्रक जो है उसके बीच में अगर कोई इंसान आ जाए तो उसको मार भी सकता है. सो अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट में किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन. छोटा सा मास, बुलेट का वजन तकरीबन 100 ग्राम जितना ही होता है, तो उतनी सी बुलेट जो है वो लोगों को मारने के लिए भी सक्षम है. This observation suggests that the impact produced by the objects depend on their mass and velocity. जो हमने पढ़ा, यानी कि जो इम्पैक्ट है, मास कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मास और वेलोसिटी के ऊपर. सिमिलरली, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object mass and its velocity. जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, जिसके बारे में, मास और वेलोसिटी के बारे में, जिसे कहा जाता है मोमेंटम p. चलिए देखते हैं. Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. If one or two persons give a sudden push to it, it hardly starts. But a continuous push over some time results in a gradual acceleration of the car to this speed. It means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force, but also by the time during which the force is exerted. यानी कि जो मोमेंटम का चेंज है, ठीक है, वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड से नहीं नापा जाता, लेकिन वो फोर्स कितने समय तक लगा उसके ऊपर से नापा जाता है. It may then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed. यानी कि मोमेंटम के चेंज होने का जो एक रेट है ऑब्जेक्ट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब मोमेंटम चेंज होता है. सॉरी, टाइम रेट के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितने टाइम के दौरान जो है वो मोमेंटम का चेंज हुआ. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो स्टेट्स the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. चलिए इसको मैथमेटिकली फॉर्म करते हैं. सपोज आपके पास दो बॉल्स हैं, एक है A, दूसरा है B. ठीक है, इनिशियली बॉल जो है वो रेस्ट के ऊपर था, मास m उसका है, और हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं. रेस्ट के ऊपर है बॉडी और उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं. फोर्स लगाने के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज होके v हो जाती है. मास इज रिमेन कांस्टेंट. सो इन दिस बोथ केस कैलकुलेट द मोमेंटम. तो अगर हम मोमेंटम को कैलकुलेट करें तो मोमेंटम का इक्वेशन क्या है,
मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल के अंदर मास इज इक्वल्स टू m और वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी है, u वाली, ठीक है। और दूसरे केस में मास m और वेलोसिटी है स्मॉल v। सो इन बोथ द केस द वेलोसिटी इज डिफरेंट बट मास इज रिमेन सेम। सो दोनों में मोमेंटम जो है वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर। अगर मास सेम रहा और वेलोसिटी बढ़ गई या तो घट गई तो मोमेंटम बदलेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम के चेंज होने का रेट जो है वो क्या होगा, सो इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कब मिलेगा, जब फोर्स लगाने के बाद कुछ वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दिस इज द फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम कौन सा था, फोर्स लगाने से पहले वाला। सो P2 minus P1 divided by T, it is the rate of change of momentum। क्योंकि हमें यहाँ पे यही तो डिराइव करना है कि rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force। तो P2 minus P1 क्या मिला मुझे, rate of change of momentum। तो P2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं m मल्टीप्लाई बाई v और P1 की वैल्यू पुट करते हैं m मल्टीप्लाई बाई u डिवाइडेड बाई t, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दे तो इसमें से क्या बचेगा, m को कॉमन निकाल लिया यहां से तो बचा क्या, v माइनस u डिवाइडेड बाई t। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मुझे क्या मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू m v माइनस u डिवाइडेड बाई t। लेकिन ये v माइनस u डिवाइडेड बाई t तो क्या है, एक्सेलरेशन a का इक्वेशन, तो लिखो उसे m मल्टीप्लाई बाई a। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ने हमने क्या कहा, हमसे क्या कहा स्टेटमेंट ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना यानी कि m है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स से। तो ये रहा F प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई बाई a, डन। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। ये दूसरे लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है कि जिसके अंदर हमने ये सीखा कि किस तरीके से मोमेंटम के चेंज होने का रेट जो है वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के जितना होता है। ओके, F प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई a, इसे आप लिख सकते हो F इज इक्वल्स टू ma भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू in our very next lecture we will start an exercise portion of this unit number 9, the force and laws of motion। तब तक thank you all the students, we will meet in next lecture। तब तक शुक्रिया।